गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आइए, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट अपना ड्राइंग एंड पेंटिंग। और ये लेक्चर नंबर कौन सा है? 115 नंबर का ये लेक्चर है। और इस लेक्चर में आज हम चर्चा करने वाले हैं किसकी? चित्रकार, साहित्यकार, कवि, लेखक, नाटक, शिल्पकार और संगीतकार। ये सारी विधाएं थी किसमें? रविंद्रनाथ टैगोर में। तो आज रविंद्रनाथ टैगोर को हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ये चित्रकार भी थे, साहित्यकार भी थे, कवि भी थे और लेखक भी थे, नाटककार भी थे और शिल्पकार भी थे। इसके अलावा संगीतकार भी थे। संगीतकार, इतनी सारी विधाओं में ये पारंगत थे। तो आइए इनके जन्म से लेकर मरण तक के बारे में आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। चित्रकार, अपन चित्रकला के स्टूडेंट हैं, इसलिए अपन को इनके चित्रों से संबंधित अधिक चर्चा करनी है कि किस प्रकार से इन्होंने किस शैली में किस विषय पर चित्र बनाए और अपनी उम्र के कौन से वर्ष में इन्होंने चित्र बनाना प्रारंभ किया, कब तक बनाए, इनकी कहाँ पर प्रदर्शनी लगी, कोई पुरुष और सम्मान, यदि पुरस्कार और सम्मान इन्हें मिला हो उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन प्रारंभ करते हैं इनके जन्म से। जन्म रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म, रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर कह दो चाहे ठाकुर कह दो, बात एक ही है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म सन 1861 ईस्वी में जोड़ा साको में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म सन 1861 ईस्वी में, सन 1861 ईस्वी में कहाँ हुआ था? जोड़ा साको, जोड़ा साको। और जोड़ा साको कहाँ पर है? कोलकाता में, कोलकाता में है जोड़ा साको। तो 1861 ईस्वी में जोड़ा साको नामक स्थान पर हुआ था, नामक स्थान पर हुआ था। दोबारा पढ़ेंगे एक बार। जन्म किसका? जन्म रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म, कि इनका जन्म, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म सन 1861 ईस्वी में जोड़ा साको, कोलकाता में। जोड़ा साको नामक स्थान कहाँ पर है? कोलकाता में है। तो इस स्थान पर इनका जन्म हुआ था। रविंद्रनाथ ठाकुर ने बाल्यकाल में ही, यानी कि जब ये छोटे थे तब से किसी चित्रण तकनीक का प्रशिक्षण इन्होंने प्राप्त नहीं किया था, बल्कि वे तो अपने अनुभूतियों को रेखाओं में उभार कर अपने मन को खुश रखते थे। यानी कि जन्म के 67वें वर्ष में इन्होंने चित्रकला सीखी थी। रविंद्रनाथ ठाकुर का चित्रकार बनने का जो प्लान था या मन था, चित्रकार बनने का जो मन, ये पहले क्या है, सुप्त अवस्था में था, यानी कि सोई हुई अवस्था में था इनका चित्रकार बनने का मन। लेकिन जब इनका मन जागा तो कई वर्षों तक वे उसी के वशीभूत होकर कार्य करते रहे। अर्थात पहले तो इन्होंने चित्रकारी सीखी नहीं थी, लेकिन जब ये किसी भी पत्र पे या किसी कागज में या डायरी में लिखते वक्त इनसे जब गलतियां हो जाती थी तो उस गलतियों को, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, श्री राम दया के सागर है, यदि मैंने क्या लिख दिया
है यहाँ पे श्री राम, दया की जगह मैंने यहाँ लिख दिया सेवा के सागर है। अब देखिए ये गलत हो गया, तो मैंने इसको क्या कर दिया, काट दिया, ऐसे काट दिया इसको, और काटते काटते इस प्रकार से कोई आकृति बन गई। और इस आकृति को मैंने थोड़ा सा और क्रिएटिव कर दिया, तो ये क्या बन गया, कोई पक्षी का चित्र बन गया रेखाओं के माध्यम से बन गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर भी इस प्रकार से लिखते वक्त कोई गलतियां हो जाती थी तो उसको काट देते थे, और काटते काटते उसको कोई भी आकृति का रूप दे देते थे। ऐसे जैसे कि मान लो ये है गलत लिख दिया, तो इसके ऊपर गोला करेंगे ऐसे, और ये भी कुछ न कुछ बन जाएगा। इस प्रकार से इन्होंने ड्राइंग बनाना सीख लिया। समझ में आ गया? उन्होंने सैकड़ों चित्र बनाए और रेखा चित्र भी बनाए। रविंद्रनाथ टैगोर ने सैकड़ों चित्र और रेखा चित्र भी बनाए, और पेंसिल से, पेन से, स्याही से आदि से रेखा चित्र भी बनाए। उनकी अपनी एक व्यापक भावधारा से उन्होंने स्वयं ने एक व्यापक भावधारा से पुष्ट होकर जो रंग और वो रेखाएं आदि को उन्होंने क्या हुआ, उभरी हुई बनाया और उभार कर उन्होंने बनाया, तो वे धीरे धीरे रेखाएं क्या बन गई, चित्र बन गई। क्या बन गई? चित्र बन गई। इस समय रविंद्रनाथ ठाकुर के भतीजे, यानी रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे कौन थे? अवनींद्रनाथ ठाकुर। अवनींद्रनाथ ठाकुर के बारे में आप थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। कौन सी ईयर में? थर्ड ईयर में। शायद आपने इस वर्ष में पढ़ा होगा। अवनींद्रनाथ ठाकुर तो पहले ही, ये इनके भतीजे थे किसके? रविंद्रनाथ टैगोर के। इनका जन्म हुआ था 1871 ईस्वी में। कहां पर? वही जोड़ा साहू में हुआ था। और इनकी मृत्यु थी 1951 में। और अब रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? 1861 में। इनका जन्म हुआ था 1861 में और मृत्यु हुई थी 1941 में। ये तो अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म है, और ये है रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म। ये अवनींद्रनाथ टैगोर की मृत्यु है और ये रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु है। तो अपन चर्चा कर रहे थे कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म सन 1861 ईस्वी में जोड़ा साँको कोलकाता में हुआ था। कहां पर हुआ था? जोड़ा साँको कोलकाता में हुआ था। इन्होंने सैकड़ों चित्र और रेखा चित्र भी बनाए थे, और इन्होंने रंग और रेखाओं को भी माध्यम बनाकर अपनी चित्रकारी में सफलता हासिल की। इस समय रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे जो अवनींद्रनाथ टैगोर, जो मैंने अभी आपको बताया, वो भी चित्रकला में पूर्ण रूप से दक्षता के साथ में कार्य कर रहे थे। कौन कर रहे थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर के चाचा लगते थे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। तो आरंभ में उन्होंने केवल स्याही से और पेन से रेखांकन करके कला निर्मिति की, यानी कि चित्र बनाए। पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने जब 67 साल की उम्र में चित्र बनाना प्रारंभ किया, तो इन्होंने कौन से? ब्लैक पेन से और स्याही से रेखांकन किया, और उसके बाद में धीरे धीरे उनमें कलर करना भी प्रारंभ कर दिया, जिससे इनके ज्यादातर जो चित्र होते थे इनमें काल्पनिक पक्षी या जानवर जैसे आकार के छोटे छोटे रेखांकन होते थे, यानी छोटी छोटी साइज के ये चित्र तैयार करते थे।
उसके बाद में भारतीय आधुनिक कला के प्रणेता किसको माना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। भारतीय आधुनिक कला के प्रणेता किसे माना गया है? रविंद्रनाथ टैगोर को माना गया है। एग्जाम में आएगा कि भारतीय आधुनिक कला के प्रणेता निम्न में से किस चित्रकार को माना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर को। आयु के 67वें साल तक, यानी कि जब ये 67 साल के हो गए थे तब तक उन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में कोई भी विशेष प्रत्यक्ष प्रयत्न नहीं किया था। यानी कि 67 साल की उम्र तक इन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में कोई भी ऐसा प्रयास नहीं किया था ताकि ये चित्र बना सके। वे विश्व विख्यात कवि बन चुके थे, यानी उम्र के 67वें साल तक ये विश्व विख्यात कवि बन चुके थे। कविता लिखते समय इनकी कविताओं में जो शब्द और जो लाइन होती थी उनमें रेखाओं को मिटाने पर जो अकल्पित आकार बन जाता था, बस उन्हीं की ओर इनका ध्यान आकर्षित होता गया और धीरे धीरे इन्होंने रेखांकन करना प्रारंभ कर दिया, अर्थात छोटे छोटे साइज के चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया रेखाओं के माध्यम से, जिसमें आड़ी तिरछी रेखाओं का अधिक प्रयोग इन्होंने किया था। सन 1926 ईस्वी के करीब इन्होंने कपड़े के टुकड़े लिए, कुछ कपड़े के टुकड़े और उनके ऊपर हाथ की उंगलियों से, हाथ की उंगलियां थी इनके ऊपर इन्होंने क्या किया, स्याही लगाई, स्याही में डुबो ली इन उंगलियों को और उस कपड़े के ऊपर क्या किया, छाप दिया। तो इस प्रकार से इनका धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया। रविंद्रनाथ एक प्रकार से स्वतंत्र भारतीय चित्रकार कहलाए। कौन से? स्वतंत्र भारतीय चित्रकार कहलाए। इनके चित्र नाटकीयता प्रधान है और उसके अलावा आकस्मिकता से पूर्ण है। इनके चित्र नाटकीयता तथा आकस्मिकता से पूर्ण है, क्योंकि ये चित्र बनाने से पूर्व कुछ भी नहीं सोचते थे। जब गलतियां हो जाती थी, यदि लाइन में या शब्दों में, ज्यादा शब्दों में गलती होती थी तो इनका चित्र थोड़ा बड़ा बन जाता था। यदि छोटे शब्द में गलती है तो इनका चित्र छोटा बनता था, यानी कि ये काल्पनिक चित्र थे इनके। ये कोई भी कल्पना नहीं करते थे इन चित्र को, ये स्वाभाविक धीरे धीरे बनते हुए जाते थे। इनके चित्रों में मनुष्य और प्रकृति का घनिष्ठ संबंध परिलक्षित होता है, यानी कि ये जो चित्र बनाते थे उनमें प्रकृति का और उसके अलावा मनुष्य का, इन दोनों में एक घनिष्ठ संबंध दिखाई देता है। किस किस का? मनुष्य का और उसके अलावा प्रकृति का संबंध दिखाई देता है। अब पढ़ेंगे अपन इनके कुछ प्रमुख कला प्रदर्शनियों के बारे में, यानी इनके कहाँ पर अपने चित्रों का प्रदर्शन किया। सन 1930 ईस्वी की बात है। कब की बात है? सन 1930 ईस्वी में। सन 1930 ईस्वी में, सन 1930 ईस्वी में रविंद्रनाथ के चित्रों की प्रदर्शनी कहाँ पर हुई? पेरिस में हुई थी। कहाँ पर? पेरिस में। पेरिस में इनके चित्रों की प्रदर्शनी कहाँ पर हुई? पेरिस में। और पेरिस में भी कौन सी जगह? एक पिगाल गैलरी थी। पिगाल, पिगाल आर्ट गैलरी में, पिगाल आर्ट गैलरी में। दोबारा सुनेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रदर्शनी सन 1930 ईस्वी में पेरिस में पिगाल आर्ट गैलरी में हुई। यानी कि पिगाल आर्ट गैलरी कहाँ पर है? पेरिस में, जहां पर सन 1930 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसकी यूरोपीय प्रशंसकों ने व कला समीक्षकों ने बहुत अधिक प्रशंसा की। जो यूरोप देश के जो प्रशंसक थे, चित्रकार थे, उन्होंने भी इनके प्रदर्शनी की क्या की? प्रशंसा की। और कला समीक्षक थे, उन्होंने भी इनके चित्रों की प्रशंसा की। साथ ही यूरोप व अमेरिका की कला दीर्घाओं ने भी इन्हें पसंद किया और इनको खरीद लिया था। तभी सभी को ये आश्चर्यचकित हुआ कि इन्होंने उम्र के 67वें साल में चित्र बनाना प्रारंभ किया और अत्यंत शीघ्रता के साथ में इनके चित्र भी
बिकने लग गए थे। कला दीर्घाओं में इनके चित्र बेचे जाने लग गए थे, लोग बाग इनके चित्रों को खरीदने लग गए थे। इसके बाद में धीरे धीरे इनको और अधिक जोश आ गया और उसके बाद लंदन में, बर्लिन में, न्यूयॉर्क में और मॉस्को में आदि अनेकों देशों की इन्होंने यात्राएं की और उन देशों में जाकर इन्होंने अपने चित्रों को प्रदर्शित किया। उसी के बाद में सन 1932 ईस्वी में, यानी कि 2 साल बाद में 1932 ईस्वी में उन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी कहाँ पर लगाई? कोलकाता में लगाई। इन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी कोलकाता में लगाई। 1933 ईस्वी में मुंबई में कला प्रदर्शनी लगाई। कहाँ पर? मुंबई में कला प्रदर्शनी लगाई। और सन 1946 ईस्वी में इन्होंने यूनेस्को द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय आधुनिक कला प्रदर्शनी में इनके 4 चित्रों को सम्मिलित किया गया। दोबारा सुनेंगे। सन 1946 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय आधुनिक कला प्रदर्शनी में इनके 4 चित्रों को प्रदर्शित किया गया। यानी कि उस प्रदर्शनी में इनके कितने चित्र सेलेक्ट हुए? 4 चित्र इनके सेलेक्ट हुए। अब अपन चर्चा करेंगे इनके प्रमुख चित्रों के बारे में कि इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से थे। तो आइए चर्चा करते हैं प्रमुख चित्रों के विषय। इनके प्रमुख चित्रों के विषय कौन कौन से थे? तो देखिए, विचित्र जंतु बनाए इन्होंने एक बार स्याही से। विचित्र जंतु, विचित्र जंतु का इन्होंने क्या किया? रेखांकन किया। विचित्र जंतु। उसके अलावा कूदता हुआ हरिण, कूदता हुआ। अब आप लिखते हैं हिरण, बाकी ये हिरण गलत है, इसकी जगह होगा हरिण। तो हिरण नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हरिण लिखेंगे, हरिण। तो कूदता हुआ हिरण गलत हो जाएगा, कूदता हुआ हरिण, कूदता हुआ हरिण। इनका ये फेमस चित्र है, कूदता हुआ हरिण। दिख रहा है साहब? इसके अलावा दृश्य चित्र भी इन्होंने बनाए। कौन से? दृश्य चित्र, दृश्य चित्र बनाए। और कौन से चित्र बनाए दृश्य चित्र के अलावा? इन्होंने पक्षी नामक एक चित्र बनाया, पक्षी। और कौन सा चित्र बनाया पक्षी के अलावा? इन्होंने बनाया मशीन मैन, मशीन मैन, मशीन मैन नाम का भी एक चित्र बनाया। और इसके अलावा और कौन से? चिड़िया, पक्षी युगल, चिड़िया बनाया, पक्षी युगल। युगल का मतलब होता है जोड़ा, यानी एक पक्षियों का जोड़ा इन्होंने बनाया। दोबारा देखेंगे इनके चित्रों में, आप मेरे साथ बोलेंगे। विचित्र जंतु, कूदता हुआ हरिण, दृश्य चित्र, पक्षी, मशीन मैन, चिड़िया, पक्षी युगल। और युगल का मतलब होता है जोड़ा। उसके अलावा इन्होंने आत्मचित्र भी बनाया। कौन सा? आत्मचित्र, यानी कि खुद का चित्र, आत्मचित्र, स्वयं का चित्र। इसके अलावा थके हुए यात्री, थके हुए यात्री, थके हुए यात्री नामक एक चित्र बनाया।
थके हुए यात्री, माँ व बच्चा नामक फेमस चित्र रहा इनका। माँ व बच्चा नामक चित्र भी हुआ। यामिनी राय ने भी बनाया था मदर एंड चाइल्ड, यानी माँ और शिशु, ध्यान आ गया आपको। इसके अलावा इनके सफेद धागे नामक भी एक चित्र था। सफेद धागे। इसके अलावा प्राचीन कानाफूसी, ये चित्र भी इनका फेमस चित्र था। दोबारा देखेंगे एक बार इनके प्रमुख चित्रों के बारे में। विचित्र जंतु, कूदता हुआ हरिण, दृश्य चित्र, पक्षी, मशीन मैन, चिड़िया, पक्षी युगल यानी पक्षी का जोड़ा, आत्म चित्र, स्वयं का चित्र, थके हुए यात्री, माँ व बच्चा, सफेद धागे और प्राचीन कानाफूसी। एक बार बैक साइड से अपन फिर याद कर लेते हैं। प्राचीन कानाफूसी, सफेद धागे, माँ व बच्चा, थके हुए यात्री, आत्मचित्र, पक्षी युगल यानी पक्षी का जोड़ा, चिड़िया, मशीन मैन, पक्षी, दृश्य चित्र, कूदता हुआ हरिण और विचित्र जंतु आदि इनके प्रमुख चित्र माने गए हैं। मिटा दिया जाए। घनिष्ठ कला प्रेम से प्रेरित होकर, यानी कि कला के प्रति इनको घनिष्ठ प्रेम हो गया था, तो घनिष्ठ कला प्रेम से प्रेरित होकर उन्होंने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की थी। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किसने की थी? ये की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये इनको सभी गुरु के नाम से कहते थे, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ये गुरु के नाम से फेमस हो गए थे। रविंद्रनाथ ठाकुर को आधुनिक भारत का प्रथम रचनात्मक चित्रकार माना जाता है। यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर को आधुनिक जो मॉडर्न इंडिया चल रहा है, आधुनिक भारत का प्रथम रचनात्मक चित्रकार माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि रविंद्रनाथ टैगोर किस किस या किन किन विधाओं में समर्थ थे। तो देखिए, ये साहित्यकार थे, संगीतकार थे, चित्रकार थे, नाटककार से, शिल्पकार थे, इसके अलावा लेखक भी थे और ये कवि भी थे। इनको एक बार नोबेल पुरस्कार मिला था और नोबेल पुरस्कार इनकी एक साहित्यिक कृति थी जिसका नाम था गीतांजलि। क्या नाम था? गीतांजलि था। और इनको इस साहित्यिक कृति गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ये एशिया का प्रथम पुरस्कार था जो एशिया महाद्वीप में पहली बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। ये पढ़ा अपने आज प्रसिद्ध चित्रकार, साहित्यकार, नाटककार, लेखक, कवि आदि के बारे में। और ये कौन थे? ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। अब इनकी मृत्यु के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1941 ईस्वी में। कहां पर हुई थी? कलकत्ता में जोड़ा साहू नामक स्थान पर हुई थी, जहां पर इनका जन्म हुआ था। अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं रविंद्रनाथ टैगोर के प्रमुख चित्र। आप इनके प्रमुख चित्रों के बारे में देखेंगे। चलो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर के प्रमुख चित्र, ये किस प्रकार के चित्र बनाते थे, देखिए आराम से।
तो ये आपने देखा भी रविंद्रनाथ टैगोर के प्रमुख चित्रों के बारे में। आपको चित्रों के माध्यम से थोड़ा और अच्छा समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे अमर्त्य शेरगिल के बारे में, जिनका जन्म 1913 ईस्वी में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। उनके बारे में पढ़ेंगे। वो अपनी उम्र की 28-29 साल ही जीवित रही, लेकिन उन्होंने भी भारत में आके कला के क्षेत्र में इतनी अधिक प्रोग्रेस की कि आज उनको हम किताबों में पढ़ते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।